हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, दैट इज लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन। देखिए, लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें लिक्विड से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, हमें उनके बारे में भी जानना होगा। जैसे कि वो टर्म्स क्या क्या हैं, एक बार उन टर्म्स के बारे में भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं। वो टर्म्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टर्म है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है। वेपर प्रेशर। ठीक। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिक्विड से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हमें इनको समझना चाहिए। वंस आपके दिमाग में ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको लिक्विड सोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसान रहेगा। तो हम वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा किसको, इवेपोरेशन को। तो इवेपोरेशन हम सब ने जूनियर सेक्शंस में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इसके बारे में लिखते जाइए, एक एक पॉइंट छोटा छोटा बना के। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। It is a surface phenomena in which it is a surface phenomena in which लिखते जाइए मेरे साथ साथ। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट विदाउट बिलो इट्स विदाउट नहीं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको अगर हम वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें तो इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना in which in which water evaporates in which water evaporates below its बॉइलिंग पॉइंट। बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव हुए वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, ये सरफेस प्रॉपर्टी होती है, यानी इसमें सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, बल्क के मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब सर इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होते हैं। जैसे कि आप धूप में कपड़े सुखाते हैं, वो कपड़े कैसे ड्राई होते हैं? वाया इवेपोरेशन। ठीक है। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारा स्वेटिंग वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये सब इवेपोरेशन के रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। कोई भी आप एक बाउल में लिक्विड भर के रख दीजिए, वाटर लाइक आपने फिल करके रख दिया, 1 वीक के बाद आप देखेंगे उस बाउल में वाटर नहीं रहेगा। आपने ऑल्दो उसको बॉयल नहीं किया, फिर भी वो सारा का सारा वाटर वहां से क्या हो गया, गैसीय स्टेट यानी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर इवेपरेट हो चुका है। ठीक है। तो ये सारा इवेपरेशन है, अपने आसपास आप देखोगे हर जगह आपको इवेपरेशन देखने को मिलेगा। तो इवेपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को आपको एक बार समझना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इनके सारे फैक्टर को, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो इटसेल्फ यही है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस एरिया। लाइक अगर आप एक क्लॉथ है उसको आप फोल्ड करके रख दीजिए और एक आप उसको स्प्रेड करके रख दीजिए, उन दोनों में से बताइए कौन सा क्लॉथ पहले ड्राई कर जाएगा? सबसे पहले वो ड्राई करेगा जिसको आपने ओपन करके रखा है, यानी जिसका आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इवेपोरेशन। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है ह्यूमिडिटी। आपने रेनी सीजन में ऑब्जर्व किया होगा, रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, क्लॉथ्स इजीली ड्राई नहीं होते। ठीक है। जो कपड़े हमारे 2 से 3 घंटे में सूख जाते थे, वो सूखने में हो सकता है उसको 12 से 18 आवर्स तक भी लग सकता है। ठीक है। तो क्या हुआ उसका रीज़न? ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में रेट ऑफ इवेपरेशन स्लो हो जाता है। तो इवेपरेशन प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, विंड स्पीड।
विंड, जितनी हवा की स्पीड तेज होगी, जितनी विंड स्पीड होगी, उतना उस रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एयर की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे वेपर्स क्रिएट होंगी सरफेस पे से, वो वाटर वेपर एयर्स की हेल्प से वो मूव कर जाएंगी, तो जल्दी जल्दी एयर्स वहाँ से वेपर्स इवेपरेट होके ऊपर आती आएंगी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और एयर उसको वहाँ से मूव करता जाएगा, जिससे रेट ऑफ इवेपरेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है। फिर फोर्थ हमारे पास होता है, फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा कि नाम में दिख रहा है इंटर, इंटर मतलब जैसे आपने वाटर लिक्विड लिया, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कई तरीके के हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ये, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल, ये कई तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनका इवेपोरेशन आसानी से नहीं होता। जैसे आप वाटर लीजिए, आप 1 घंटे बाद देखेंगे 1 गिलास वाटर, थोड़ी देर बाद भी आपको 1 घंटे बाद वो 1 गिलास वाटर ही मिलेगा। ठीक है। उसी जगह पर अगर आपने एक नॉन पोलर कंपाउंड लाइक आपने गैसोलीन यानी पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल को ले लिया 1 गिलास में, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो वहां से सारा का सारा गायब हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि जो गैसोलीन यानी पेट्रोल है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, उसमें पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है। और वाटर में क्या होता है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन उतना फास्ट नहीं होगा। ठीक है, वहां पर इवेपोरेशन कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अगर कोई कंपाउंड इवेपोरेशन शो कर सकता है, तो उस बेसिस पे हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं, वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं जहां पर इवेपोरेशन ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है, जहां पर इवेपोरेशन हो सकता है। और नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जहां पर इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं होता है, नो इवेपोरेशन। ठीक है। तो दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो जिसमें इवेपोरेशन हो सकता है उसको हम वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं, और जिसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं ऑब्जर्व होगा उनको हम लोग नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स कॉल करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था इवेपोरेशन। इसके बाद इवेपोरेशन पर डिपेंडेंट हमारा दूसरा टर्म है, इवेपोरेशन पर डिपेंडेंट हमारा दूसरा टर्म है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, हाँ भाई, चलिए वेपर प्रेशर को समझते हैं कि क्या होता है ये। एक हमने कंटेनर लिया, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। एक हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने एक वोलाटाइल लिक्विड, ध्यान रखिएगा वेपर प्रेशर सिर्फ कहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सकता है, जहां पर लिक्विड कैसा होगा, वोलाटाइल होगा। किसी भी नॉन वोलाटाइल लिक्विड में कभी भी इवेपोरेशन नहीं होता। तो हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने एक वोलाटाइल लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है। अब अगर ये लिक्विड वोलाटाइल है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये लिक्विड वोलाटाइल है तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपरेट होना शुरू करेंगे, और सरफेस से एक एक मॉलिक्यूल ऊपर वेपर्स के फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी लिक्विड सरफेस के ऊपर इसी लिक्विड की वेपर कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर वेपर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस वेपर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके लिक्विड में आके डिप कर जाएंगे। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, एक तो इवेपोरेशन
और दूसरा फिनोमिना आप यहाँ पे देखोगे कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दो फिनोमिना आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से लिक्विड इवेपोरेट होगा, फिर वही वेपर, लिक्विड वेपर्स कंडेंस होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लिक्विड स्टेट यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक डायनेमिक फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होगा, और इस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेंगे। और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, एट दैट टाइम जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल, एट दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapor particle at the surface of liquid is known as vapor pressure of the liquid। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपको इक्विलिब्रियम टर्म मेंशन करना जरूरी है। एट इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है भाई, तो ये वेपर प्रेशर के बारे में आपको ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर का एक्चुअली ये बैकबोन है। इस पूरे चैप्टर में आप जो कुछ भी आगे जाके स्टडी करने वाले हो, हर जगह पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो हमें इस वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, चलिए, तो इस वेपर प्रेशर के बारे में एक चीज और ध्यान रख लीजिए। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, यानी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वेरी करेगा लिक्विड का वेपर प्रेशर भी वेरी कर जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का कौन सा नेचर, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अगर लिक्विड वोलाटाइल है तो ही वेपर प्रेशर हो सकता है, अगर लिक्विड नॉन वोलाटाइल है तो वहां पर वेपर प्रेशर नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, वेपर प्रेशर को हम डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये एक प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है, यहाँ एक लिक्विड है और यहाँ पर एक ये बैरोमीटर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा लिक्विड और गैस का, जिसको हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस बोल रहे थे, एट दैट टाइम यहाँ पर जो भी लिक्विड के वेपर के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, वो प्रेशर बैरोमीटर यहाँ मेजर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ एच, और वही यहाँ पे उस लिक्विड का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। और ध्यान रखिएगा, इस लिक्विड इक्विलिब्रियम का, इस इक्विलिब्रियम का, देखिए इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज केपी, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड के इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, कौन, वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, चलिए अब वेपर प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको नोट भी करना है और याद भी करना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे C1 पॉइंट है हमारा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स in equilibrium with pure solid and pure liquid at given temperature is at equilibrium the rate of evaporation is equals to rate of condensation होता है, और उस वक्त जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो लिक्विड के पार्शियल प्रेशर, जिसको हम वेपर प्रेशर भी बोल रहे होते हैं, उसके इक्विवेलेंट आता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर इंटू 100। ठीक है भाई, फिर थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to the atmospheric pressure. So the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to the atmospheric pressure is known as
बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोलते हैं? व्हेन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी 1 atm, तो हम इस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4a वाला, since vapor pressure is an equilibrium constant, so its value is dependent only on what? Temperature and nature of liquid। अर्लियर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम और शेप ऑफ कंटेनर। अमाउंट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो स्मॉलर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, हायर द वेपर प्रेशर, बिकॉज लूजली हेल्ड मॉलिक्यूल एस्केप मोर इजिली। तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, मोर वेपर्स क्रिएट होंगी, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर, बिकॉज लार्जर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट पॉइंट 7th, वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर which may be exerted by the vapors of liquid at that particular temperature. If its partial pressure is increased beyond the vapor pressure, its vapors begins to condense till their partial pressure becomes equals to the vapor pressure। ठीक है, अगर एक बार गलती से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज भी कर गया तो वो अपने आप को इस तरह से बैलेंस करेगा कि वो वापस वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 9th, if partial pressure of vapor is less than the vapor of liquid, the liquid will vaporize till vapor pressure is attained। ठीक है, तो ये हमारे वेपर प्रेशर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार मैं इन पॉइंट्स को वापस से यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसका चाहो तो स्नैपशॉट ले लीजिए। यहाँ पे C9 तक आपको नोट करना है, इन सारे पॉइंट्स का स्नैपशॉट लेके आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो